नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से हर रोज सुनवाई करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और उसके खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब जब 2024 का आम चुनाव सिर पर है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, तो आखिर इसके मायने क्या हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश सिंह। नमस्कार अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आपके सभी दर्शकों को। अविनाश जी, ये बताइए कि ये जो आर्टिकल 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, लगभग 4-4.5 साल हो गए इस फैसले को। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करने जा रहा है। किस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रायोरिटी है कि वो किस मामले को कब सुने। खैर, इस मामले में कुछ होना जाना बहुत है नहीं। अगर कायदे से इसको देखा जाए, इसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को, इसके लीगल टर्मिनोलॉजी को अगर देखा जाए, तो संसद का काम है राज्य बनाना, राज्य की सीमाओं का सीमांकन करना, इसके अलावा राज्य से संबंधित उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, राज्य बनाना है। ये सब कुछ संसद के दायरे में आता है, क्योंकि कानून बनाना ही संसद का काम है। कोई डिस्प्यूट होता है तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट बहुत उसमें कर नहीं पाता है। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, आपने सुना होगा कि वहां डिस्प्यूट चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा कहेगा तो कुछ उसके लीगल टर्म को देख लेगा, उस पर बहस वहस करवा देगा। अदरवाइज वो मामले को सॉल्व कभी कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीजें जब अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, अलग अलग राज्य बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। एक सिंपल कानून है भारत में कि भैया कानून जो है वो विधायिका बनाएगी, मतलब संसद बनाएगी। उस कानून का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका काम है सुप्रीम कोर्ट को देखना। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कहां करेगा? जहां पे लगेगा कि मौलिक अधिकार जो है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ हो रही है, या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं कुछ छेड़छाड़ हो रही है। केशवानंद भारती केस के बाद भी ये भी ऐड हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें थोड़ा हस्तक्षेप करता है, पूछता है कि ये क्या कारण है, क्या रीजन। इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं थी। लेकिन ठीक है, याचिका आई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें सुनना चाहिए, तो सुन रहा है। अब दूसरी बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली याचिका गई थी, 2010 बैच के आईएएस टॉपर थे शाह फैजल। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी बना ली, दुनिया भर की चीजें हैं। सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया, फिर वापस से वो सरकार में आ गए। उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। और एक थी सहला रशीद, उन्होंने भी अपनी याचिका वापस ले ली। 2 याचिकाएं पड़ी थी शुरू की, वो वापस हो गई। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने, अन्य लोगों ने, इधर उधर के लोगों ने डाली हुई है याचिका। जब याचिका वापस ले ली तो सुप्रीम कोर्ट ने नाम बदल दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पहली याचिका आती है, जिसको एक्सेप्ट करता है कोर्ट, वो उसके नाम से, और सरकार है तो सरकार के नाम से। जैसे ऐसे हो सकता है कि शाह फैजल एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार, इस तरीके से उसका नाम हो जाता। लेकिन अब दोनों हट गए तो नाम भी इसका चेंज कर दिया, रखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ। लेकिन समस्या ये है सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारे देश के, कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सा मसला कितना महत्वपूर्ण है, या सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ेगा कि देश के लिए कौन सा मसला कितना महत्वपूर्ण है। ये दो सेंटेंस है मेरे, और ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है या देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, मनमानी नहीं हो सकती लोकतंत्र में। लोकतंत्र में कोई यहां खुदा नहीं है, कोई यहां भगवान नहीं है। लोकतंत्र में कोई, यहां जितने लोग हैं लोकतंत्र के पार्ट, चाहे वो सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी आम आदमी, यहां भगवान है जनता, यहां भगवान है मेजोरिटी। मैक्सिमम लोग जब एक जगह गैदर होंगे किसी मुद्दे पे, तो उनको भगवान, उस समूह को भगवान माना जा सकता है। लेकिन कोर्ट की अपनी एक प्रॉब्लम है। मैं बहुत लंबे समय से, आप देखेंगे कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या बहुत सारे जजेज हो,
उनका अपना बाइसनेस रहता है। बहुत सारे मामलों में आप देखेंगे कि दो जज कहेंगे कि ये ठीक है, एक जज कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। कानून तो तीनों ने बराबर ही पढ़ा है, देश पे इंप्लीमेंट होना है, सारी बातें हैं। अच्छा, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन को बोलते हैं कि ये उनके तरीका सोचने का। देखिए भाई, जजमेंट करना है हमको, पर्सनल सोचना नहीं है कि हम पर्सनली क्या सोचते हैं इस मसले पे। बिल्कुल। पर्सनल तो फिर तो सब लोग प्रश्न सोचते हैं। पर्सनल तो वो भी सोच करके गए थे जो याचिका डाले थे, और जिन्होंने उसका अपोज किया वो भी पर्सनल सोच करके गए थे। वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है, वो भी संवैधानिक उससे दायरे से आते हैं, आप भी संवैधानिक दायरे से आते हैं। तो पहले इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। ये माइंडसेट था अंग्रेजों का, अंग्रेजों का ये माइंडसेट था। आज भारत में जितना भी स्ट्रक्चर है, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, चाहे आप जुडिशरी में देख लीजिए, चाहे सरकारी फंक्शनरीज के अन्य उसमें देख लीजिए, सारा वही मॉडल है। भारत पे कभी अंग्रेजों के राजा रानी शासन नहीं किए। किसी ने सुना कि अंग्रेजों की रानी आई थी भारत में, फला जगह उनकी गद्दी लगती थी, वहां से बैठ करके हंटर चलाती थी? नहीं, वो शासन करती थी अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, उनको नियुक्त करके। वो लोग थे कौन? वो लोग वो थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मैनेजर थे, सीईओ थे, उसमें फाइनेंस देखते थे। उन्हीं लोगों को उठा करके किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। एम्प्लॉय जब शासन में आया तो उसने वहां पर भी एक नीचे व्यवस्था बना दी, ये मुझसे छोटा है, मुझसे छोटा है, मुझसे छोटा है, मुझसे छोटा। इस व्यवस्था बना करके राज्य किया। आज उनमें भी कोई डिस्प्यूट होता था तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की जांच करता था, तो वो उसको बचाने की कोशिश करता था। सेम फैक्टर आज के डेट में भी। आप देखिए, विभाग में जितने घपले हों, जितने घोटाले हों, वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जुडिशरी में अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है जो उसकी जांच कर सके। एक फाइनेंस को छोड़ करके, फाइनेंस में ईडी सीबीआई आ जाती है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हटाना हो तो इतना लंबा प्रोसीजर है कि पूछिए ही मत। मतलब वो लगभग असंभव टाइप का है। ठीक, क्या इस देश में जुडिशरी के फैसले का रिव्यू करना गुनाह है, पाप है? उस पर बात करना पाप है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है? क्यों कंटेम्प्ट लगा दिया जाता है? क्यों लोगों को बुलाया जाता है? आप ऐसे कैसे कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? मेरे पैसे से सुप्रीम कोर्ट चलता है, मैं सुप्रीम कोर्ट के पैसे से नहीं चलता। मेरे पैसे से सरकार चलती है, मैं सरकार के पैसे से नहीं चलता। मैं एक टैक्स पेयर हूं, टैक्स भरता हूं। ये मेरा देश है, मेरे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हीं की ये भूमि है, इसलिए मैं पूछ सकता हूं। बिल्कुल, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वी द पीपुल लिखा है भारत के संविधान की पहली लाइन में, वी द पीपुल लिखा है। वी द सुप्रीम कोर्ट, वी द प्रधानमंत्री, वी द मुख्यमंत्री नहीं लिखा है। वी द पीपुल मतलब सब, आप भी हम भी। हाँ ठीक है, एक पद है, आपको उस लायक समझा गया, आप वहां हैं, या आप खुद ही उस लायक अपने आप को समझ लिए तो आप वहां हैं। अविनाश जी, अविनाश जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एक ऐसा आर्टिकल 370 जिसपे कि कानून बन चुका है, संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, कानून बन गया है जी। और विधायिका ने वो कानून बनाया है पूरे विधान के साथ, कहीं कोई घपलेबाजी नहीं की है, हवा हवाई नहीं था ये फैसला। उसके बावजूद उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, क्या ये नहीं लगता कि विधायिका और न्यायपालिका इस मामले पर आमने सामने आ रहे हैं? बिल्कुल एक क्लैश है। देखिए क्या है, चुनाव है 24 में, आप ये सब काम कर रहे हैं, इससे हो सकता है कि कल के लिए पोलराइजेशन हो। इससे हो सकता है कि वो मामला खत्म हो चुका था, बड़े बड़े लोगों ने मान लिया कि अब हम आगे बढ़ चुके हैं। शाह फैसल ने क्या कहा? वो भी टॉपर ब्यूरोक्रेट्स है, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े लिखे बन गया, वैसे ही बन गया। अपने उसके पिताजी थोड़ी ना थे ब्यूरोक्रेट्स कि उन्होंने अब बैठा और 5 लोग बैठ करके नियुक्त कर लिए उसको जब लगा कि विरोध करना चाहिए विरोध किया, जब लगा कि नहीं विरोध करने का कोई मतलब नहीं, सब ठीक है, तो उसने अपनी याचिका वापस ले ली। समय की जो बात है, एक समय पे वही व्यक्ति विरोध कर रहा है, एक समय पे वही व्यक्ति समर्थन कर रहा है। तो जब इतना समय बीत गया, तो एक तो सबसे पहली बात थी कि इस याचिकाओं पे सुनवाई का कोई मतलब नहीं था, इसको क्लब करते और इसको खारिज कर देते, कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप सुनवाई कर रहे हैं तो अब
सरकार भी अपने बहुत सारे पक्षों को लेकर के गई है, सरकार से भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, जो लोग अप्लाई किए वो डॉक्यूमेंट मांगे गए, क्या सुनवाई होगी? लोग क्या कहेंगे कि हमारे अधिकार ले लिए गए। तो हमारे अधिकार ले लिए गए तो उसके हिसाब से तो फिर संसद को कोई कानून ही नहीं बनाना चाहिए। संसद डे बाय डे कानून बनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में जब 3 राज्य बनाए थे वो भी गलत था। कोई वहां पे भी कह सकता है कि हमारे अधिकार ले लिए गए। कल के लिए कोई नया पास्को एक्ट बनाओ, कल ये वहां पे अधिकार ले लिए गए, कह सकता है ना कोई। बिल्कुल। तो कहने का यह मतलब है कि इस मामले में क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? रिटेन कर देगा कि नहीं नहीं 370 बहाल की जाती है। तो नहीं अगर करेगा तो क्या होगा? हल्ला ही मचना है ना इस पे। 10 दिन हल्ला मचेगा ना इस पे, और तो कुछ होगा नहीं इस पे। और जो भी टेक्निकल आदमी है, जो भी लीगल एस्पेक्ट को जानता है, वो यही कहेगा कि इन सुनवाइयों का कोई मतलब नहीं है। और भी मसले पड़े हुए हैं ना, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का विवाद सॉल्व करा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कितने जमाने से पड़ा हुआ है, आज से नहीं, वो 60-70 से पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। क्या वो मामला नहीं है? वहां समस्या नहीं है। वहां तो 350 गांव का मामला है, 350 गांव के लोग परेशान है, वहां पे सॉल्व करा दीजिए। उस याचिका को सुन लीजिए, उतनी पुरानी है। यहां तो विवाद ही नहीं है। यहां सरकार को दूसरी चीजें देखिए, यह भारत की सरहद के अंदर का मामला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें टीका टिप्पणी करेगा तो बात यूएन तक उठेगा। कल पाकिस्तानी चिल्लाएंगे, देखो मोदी ने गड़बड़ किया था। उनका तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि ऐसे है वैसे है, क्योंकि आप टिप्पणी तो कुछ करेंगे ही करेंगे। वही तो। जम्मू कश्मीर कोई सामान्य मसला नहीं है कि आप बैठ गए और उस पर हम सुनवाई करेंगे, फलाना करेंगे। आप जजमेंट कुछ भी दीजिए, उससे वो सेकेंडरी चीज है, तो सुनवाई के बाद आप देंगे, तब पता चलेगा लोगों को। लेकिन 5 जजों की बेंच बैठा करके तमाशा ही तो होगा ना। बिल्कुल। कोई भी अगर आप कुछ भी एक लाइन बोलेंगे, आया था उनका विदेश मंत्री, भारत आया था ना गोवा में, वो समिट थी, तो क्या बोल के गया? बोल के गया ना कश्मीर के बारे में। रोज पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में बोलते हैं ना, रोज यूएन में मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं ना। जब से जम्मू कश्मीर बना है, 370 लागू हुआ, मैं एक चीज बता दूं, तब से आज तक यूएन के चार्टर्ड लिस्ट में यह विवादित क्षेत्र था। पहली बार उस विवाद से बाहर आया है जम्मू कश्मीर यूएन के लिस्ट से, और आप फिर से विवादित बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मैडम कि मुझको मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कल मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊं तो जो मन करे वो करने लगूंगा। ऐसे नहीं होता कि पावर मिल जाए तो कुछ भी करेंगे। यह गलत परिपाटी पड़ रही है इस देश में, और यह नहीं पड़ना चाहिए। आप कोई भी हो जी। मैं वही कह रही हूँ आपको कि ये गलत परिपाटी है। और आप ये देखिए ना कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि वो इस याचिका पर सुनवाई करेंगी, उसके बाद से आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बातें सुनिए ना। वो जो राग पहले से अलापते आ रहे, वो फिर से मुखर हो गए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था उस वक्त? राहुल गांधी के बयान को उस वक्त ही 2019 में यूएन में जाकर इमरान खान ने किस तरह से कोट किया था। हाँ, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करता है, और सच कह रहे हैं आपकी टीका टिप्पणी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और उस टीका टिप्पणी के कितने मतलब निकाले जाएंगे और कहां तक मामला जाएगा, तो ये तो अपने आप में गंभीर है ना। और आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी तो कहा दस्तावेजों के साथ कि वहां पर क्या क्या हो रहा था और अब नहीं हो रहा है धारा 370 हटने के बाद। तो उनको तो देखना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट को, या नहीं? अब दूसरी चीज समझिएगा, एक और मामले पे ध्यान आकर्षित करूंगा। उस पे भी, इस मामले से तो जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में सरकार जो गिरी, उस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार है राज्यपाल के फैसले पे सवाल उठाने का? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार को रिटर्न नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, तो रिटर्न नहीं कर पाया तो एक पक्ष ने जश्न मनाया और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो दूसरे पक्ष ने जस्टिस बैलेंस नहीं होता। जस्टिस का काम बैलेंस करना नहीं है।
जस्टिस का काम जस्टिस है, गलत था तो सरकार को रिटेन करते और जिम्मेदारी लेते, और नहीं तो टिप्पणी नहीं करते। ये खुश करने का प्रावधान चल रहा है क्या कि तू भी खुश तू भी खुश? ऐसा नहीं होता, ये तरीका ही नहीं है जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस इसकी बार बार पूरे दुनिया के सारे कोर्टों में, सारे जुडिशरी में दुहाई दी जाती है, यह नेचुरल जस्टिस भी नहीं है। जस्टिस का मतलब होता है जो दो पक्ष, यहां बैलेंसिंग एक्ट, देखिए कोई भी कोर्ट बैलेंसिंग एक्ट जब खेलती है ना, तब उस पर संदेह होता है। हाँ, कोई ऐसा मामला है जो धार्मिक, जातिगत या इस तरीके के मसलों से जुड़ा हुआ है, जैसे राम मंदिर का फैसला है, तो दो समूहों के धार्मिक उससे जुड़ा हुआ था, बहुत लंबा मामला था, बहुत सारी चीजें हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये मंदिर वाला जो पार्ट है ये हिंदुओं का ही है, आप ऐसा करिए कि आप मस्जिद कहीं बना सकते हैं, ले लीजिए 5 एकड़ जमीन बना लीजिए। तो लगा कि चलो ठीक है, ये बैलेंसिंग एक्ट ठीक है, ये इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ये यहां कौन सी बैलेंसिंग होनी है? यहां पाकिस्तान से बैलेंसिंग करेंगे कि यूएन में बैलेंसिंग करेंगे? कहां बैलेंसिंग करेंगे भाई? समस्या यह है, आपको आज तक याद नहीं आया कि हमारे देश के कितने वीर जवान वहां शहीद हुए हैं? आपको याद नहीं आया कि वहां पे क्या क्या एक्ट हुए हैं? आप कभी वहां के गांव में गए हैं? वो बोलते थे कि आप इंडिया से आए हैं। जो श्रीनगर घूम करके आया होगा उसको कश्मीर के बारे में जीरो ज्ञान होगा। मैं तो वहां के गांव में जाकर के आया हूं, मैं खुद। वो यही भाषा बोलते हैं कि क्या आप भारत से आए, इंडिया से आए? भारत भी नहीं बोलते, इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया से आए, मतलब लगता है कि हमारा देश ही नहीं है। आज 370 हटा, अब जब से ये आर्टिकल 370 हटा था तो ये फीलिंग आने लगी थी, वहां के लोग भी बोलते हैं इस बात को। और शाह फैजल जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आईएएस ऑफिसर, उसने भी तो ये कहा कि वो गुजरे जमाने की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यूथ बहुत खुश है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसको क्यों याद किया जाए? ठीक बात है। उसने एक बात और कही कि झेलम और गंगा का पानी आपस में मिल चुका है और मिलकर के बहुत सारा समंदर में बह चुका है। बिल्कुल। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या टीका करेगा, क्या टिप्पणी करेगा, वो तो बात की बात है। ये मामला सुनने लायक ही नहीं था। ये काम संसद का है भाई। देश के लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री क्यों चुना है? संसद क्यों चुना है? हटा दीजिए फिर इसको, जरूरत ही क्या है? एक राष्ट्रपति रखिए, वो भी आप लोग नियुक्त कर दीजिए, 5 लोग मिलकर के, जज 5 लोग मिलकर के नियुक्त कर दीजिए और चलाइए देश। क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? जरूरत क्या है? अच्छा आप बताइए, प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री क्या जरूरत है? आप बताइए, चुनाव होने की क्या जरूरत है? इन्हीं को प्रधानमंत्री रहने देते हैं 10, 15, 20 साल। इतना पैसा खर्च होता है, इतनी सारी चीजें, मशीनरी खर्च होती है, क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है ना कि 5 साल जनता देखती है कि यह व्यक्ति हमारी आकांक्षाओं पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। नहीं उतरता है तो हम इसको बदल देंगे। यही मतलब है ना। तो जब वो सब चीजें स्मूथ चल रही हैं, तो बेमतलब का इसको उजागर करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर को, G20 हमारे यहाँ चल रहा है, आप समझना चाहिए, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। G20 हम वहां ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे देशों ने मना कर दिया आने से। वो एक विवाद था। क्यों नहीं चला गया दुबई से बात करने सुप्रीम कोर्ट की? क्यों नहीं आ रहे हो भाई? आप इंटेलेक्चुअल आदमी है ना, आपके इतना विद्वान कोई है ही नहीं देश में, जाना चाहिए आपको। देखिए मैम, प्रिविलेज और राइट मिलने का अधिकार नहीं होता है, यह मतलब नहीं होता है कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे। आप पत्रकार नहीं हैं, आप एक बात बताइए कि टीवी में अगर या न्यूज़पेपर में चाहे कहीं पे भी अगर आपको एडिटर की पोस्ट मिल गई तो आप कुछ भी छापेंगी कि मेरा राइट है? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं कि उसके साथ अभी आपने ये जिक्र किया ना कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि कौन से मुद्दे नेशन के इंटरेस्ट के हैं, देश के हित के हैं,
और कौन से अपने हित के, तो इनमें तो उनको भी देखना पड़ेगा ना, फर्क करना पड़ेगा। और ये मुद्दा ऐसा है आर्टिकल 370 का, जिस पर कि आप सोचिए कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे घाघ की नजर लगाकर बैठा होगा कि देखिए उनके सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। मुझे तो कई बार ये डर लगता है कि कहीं राम मंदिर का मामला फिर से ना खुल जाए, कोई पुनर्विचार याचिका ही डाल दे सुप्रीम कोर्ट में। वो चलिए, फिर भी राम मंदिर का पुनर्विचार याचिका समझ में आता है, वो हमारे देश के अंदर का ही मामला है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर पार्ट है वो आधा से अधिक पाकिस्तान के पास है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं। वो मसला नहीं सुलझा है, वहां पे बॉर्डर नहीं है, वहां पे एलओसी, वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वहां पे एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे। आप बैठ के सुनने तो तिब्बत का भी सुन लेते साथ में, हम याचिका डाल देते हैं, बुला लीजिए चीन की सरकार को। भाई बहुत सारा पार्ट हमारा। जी अविनाश जी, आजकल बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है। जैसे अभी अध्यादेश का मामला देख लीजिए, दिल्ली में जिस तरह से अध्यादेश लाया गया, उसके बाद उसके खिलाफ उसे असंवैधानिक बताते हुए केजरीवाल सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, उसको सुना गया। अब उस पर 15 दिन के लिए नोटिस जारी किया गया केंद्र सरकार को, 15 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना है, इस पर सफाई देनी है। तो ये ऐसे मामले हैं। अध्यादेश कोई पहली बार तो कोई केंद्र सरकार लेकर नहीं आई, लेकिन उसमें भी अगर इस तरह से दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो उस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि विधायिका के मामलों में न्यायपालिका क्यों आ रही है। अच्छा, मान लीजिए न्यायपालिका के मामलों में आ जाए तब विधायिका आ रही, जब कोलेजियम की बात होती है तो जब न्यायपालिका के मामलों में एक्चुअल लोकतंत्र से संसद चुनी जाती है। इस देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी लोकतंत्र से नहीं चुनी जाती, कोलेजियम से चुनी जाती है। कोलेजियम शब्द ही भारत का नहीं है, अंग्रेजों के बनाए हुए स्ट्रक्चर को नहीं बदल पाए अभी। पूरे दुनिया की कोर्टों में योर ऑनर बोला जाता है, हमारी कोर्टों में माय लॉर्ड बोला जाता है। आप इस चीज को समझिएगा, हमारे देश की भाषा अंग्रेजी नहीं है, पूरे भारत की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में चलती है। हमारे देश की भाषा नहीं है, किसी प्रांत की भी भाषा नहीं है अंग्रेजी। उस पे काम करिए। आप बता रहे थे एआई सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, उसमें फैसले बदल। अरे फैसले मत बदलिए, वकीलों को उनकी भाषा में आर्गुमेंट्स करने का राइट भी मिले, डॉक्यूमेंट भी बने, जो वादी प्रतिवादी है वो अपनी भाषा में चीजों को सुन समझ भी सकें, इसकी भी व्यवस्था करें। ट्रांसक्रिप्ट तक आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं प्रोवाइड करा पाता है कि हर एक हेयरिंग का ट्रांसक्रिप्ट मिलना चाहिए। हमारे यहां न्यायिक आयोग नहीं है कि किसी फैसले से जज के कोई व्यक्ति सहमत नहीं है तो न्यायिक आयोग में जाकर के अपील कर ले, या बेंच बना दो, 2 जज, 3 जज, 5 जज। क्यों भाई? हमारे यहां किसी जज के फैसले को अगर बदल देती है हायर कोर्ट तो लोअर कोर्ट के जज पे पेनाल्टी नहीं लगती है, क्योंकि रिव्यू ही नहीं होता। पूरे दुनिया में यह व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में अगर लोअर कोर्ट के किसी जज के फैसले में अगर प्रॉब्लम है, ट्रांसक्रिप्ट मिलती है रिकॉर्डेड कि आपके वकील ने क्या बोला, मेरे वकील ने क्या बोला, जज ने क्या बोला। लगता है किसी पक्ष को उसको सुना नहीं गया तो उसको दोबारा सुना जाता है और उसी जज के द्वारा सुना जाता है। और जज ने, लोअर जज ने फैसला दिया और हायर जज जो है अगर उसने उस फैसले को बदल दिया तो लोअर जज के कैरियर और जो उसका रिज्यूम होता है उसमें स्टार बन जाता है। 3 स्टार बनने के बाद प्रमोशन नहीं होता, तो नीचे वाला भी डरता है, ऊपर वाला भी डरता है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं, नीचे के फैसले ऊपर बड़े आराम से पलटे जाते हैं। एक कानून बनता है ना मैम इस देश में, तो संसद में बहस होती है। अविनाश जी, यहाँ तो ये लगता है कि अगर ये फैसले से कोई नाखुश है तो सुप्रीम कोर्ट में तो उसको न्याय मिल ही जाएगा। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस के नेता यही तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय मिलेगा, जबकि उनके फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा है सजा को 2 साल की। तो कहा यह जा रहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर उनको जरूर न्याय मिल जाएगा। इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? क्या क्या मतलब होता है इसका? ये कि मनमाना नतीजा वहां से मिल जाएगा? अब आप देखिए, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला करे, हो सकता है कि लोअर कोर्ट गलत फैसला करे,
राहुल गांधी इतने दिन तक सफर किए, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तो दूसरे हिसाब से पूछता हूं। बिल्कुल। नीचे के तीनों जजों को भरपाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सदस्यता चली गई, अगला संसद में नहीं जा पा रहा है, इतनी बेइज्जती हो गई उसकी, इतना सब कुछ कहना पड़ा, बंगला क्यों नहीं छूट गया। करते? नीचे नीचे के लोगों को पकड़ना चाहिए। तुम कैसे फैसला देते थे भाई? इसमें क्या चेक किए थे? नीचे की तीनों कोर्ट, अगर नीचे की कोर्टें सही है, ऊपर के कोर्टों से फैसला आता है। जब से देखिए, रिव्यू कहां होता है, या रिव्यू का मतलब कहां होता है? जहां पे लॉ के एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम हो। मोटिव देख करके फैसले नहीं होते हैं हर समय। फिर लॉ बनाने का मतलब कहां रह गया? सेम लॉ नीचे की जुडिशरी पे भी एप्लीकेबल है, वो भी वही पढ़ करके फैसला दी, उससे ऊपर वाली भी वही पढ़ करके फैसला दी, उसके ऊपर वाली भी वही पढ़ करके फैसला दी। तो सबसे ऊपर वाली को कैसे लगा? क्या वो अलग लॉ की किताब पढ़ते हैं, या उनके लिए अलग लॉ है? बिल्कुल। ये मसला हमारे आपका सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये मसला है कि देश की जनता का विश्वास कैसे हो कि लॉ मीन्स लॉ होता है, पर्सनल नैरेटिव नहीं होता। सिंपल सोचिए, एक आदमी क्या सोचेगा? अरे यार, तो नीचे वाली कोर्ट ने क्यों दे दिया था? नहीं सोचेगा ना। या तो वो बिकी हुई है, या तो वो बिका हुआ है। या तो वो सोचेगा इसको लॉ की जानकारी नहीं, या तो उसको लॉ की जानकारी नहीं। दो ही परसेप्शन बनेगा इस पे, कोई और तीसरा परसेप्शन नहीं बनना है। या तो ये होगा कि मोदी सरकार का दबाव है, ठीक है। अब किस तरीके का दबाव है? लोअर जुडिशरी पे, इसलिए ऐसा फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट छोड़ता है तो ये होगा कि वहां कांग्रेसी बैठे हैं, उनका दबाव है, इसलिए छोड़ दिया। या ये होगा कि तुमने लॉ नहीं पढ़ा अच्छे से, या ये होगा कि तुम्हें लॉ नहीं आता अच्छे से। आम जनता क्या सोचेगी? अविनाश जी, आम जनता तो यही सोचे। आप तीस्ता सीतलवाड़ वाला मामला देख लीजिए ना। मतलब हम कुछ बोले, हम कोई टीका टिप्पणी करें तो फिर हम मानहानि के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, शनिवार का दिन में फैसला सुनाता है गुजरात हाई कोर्ट। 6:30 बजे 2 जजों की बेंच सुनवाई करते वेकेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसी वक्त आधे घंटे में 3 जजों की खंडपीठ बन जाती है, और वो 9:30 बजे सुनवाई करती है, और उनको अंतरिम जमानत मिल जाती है, रोक लग जाती है गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पे। तो यहाँ पर भी तो ये लग रहा है कि वो गलत थे या ये सही थे, या ये सही थे वो गलत थे। नहीं, एक सामान्य आदमी पूछेगा ना, ये बता देंगे कि नहीं नहीं आप लॉ समझते नहीं। अरे भैया, लॉ में क्या चीज है जो हम नहीं समझते हैं भाई? हमने जिसको वोट दिया उसने लॉ बनाया, हम नहीं समझते हैं। लॉ तो प्रैक्टिस की चीज है, उसमें पढ़ने जैसा क्या है? आर्टिकल फलाना, इसके तहत सजा होगी तो इतने साल की होगी, इसमें ये चीजें, इसमें ये चीजें। आप बहस करते हो कि ये एप्लीकेबल होता है कि नहीं, ये एप्लीकेबल होता है या नहीं, यही तो बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे कौन सा ब्रेन डेवलप किया जाता है जहां डीआरडीओ के साइंटिस्ट की तरह भेजना है नासा पे, और नासा के साइंटिस्ट की तरह चंद्रमा पे वहां यहां लैंड कराना है, वहां रोवर लैंड कराना है, जिसमें आप लोग समझते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान है, बाकी सब लोग बेवकूफ है। अविनाश जी, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कोलेजियम को हटाने की बात करती आ रही है केंद्र सरकार। फिर हमने देखा कि जो पूर्व लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, वो किस तरह से सीजीआई को टारगेट करते थे। क्या उस टसल की वजह से ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं जिनमें कि सीधे सीधे न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ जाते हैं, या मोदी सरकार को टारगेट करने का मौका मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, ईडी के जो चीफ हैं, डायरेक्टर जो है संजय मिश्रा, उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे ना, कि एक्सटेंशन जो उनको दिया जा रहा है उस पर भी रोक लगा दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने आज। अब देखिए, वो नियुक्ति का मसला सरकार का है, लेकिन कुछ दिन पहले चुनाव आयोग में कहा कि नहीं भाई, चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त होगा तो हम भी बैठेंगे। आप हर जगह घुस रहे हैं, बैठ गए, कोई बात नहीं। चुनाव आयुक्त जब नियुक्त होगा इस देश का तो आप उसमें रहेंगे। अब हमको ये बताइए कि चुनाव हुआ अभी बंगाल में, हुआ ना? बंगाल में चुनाव हुआ तो जाहिर सी बात है आचार संहिता लगी हो। चुनाव कराना ममता बनर्जी की और मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
चुनाव आयोग चुनाव कराता है, ठीक बात। चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है और आप नियुक्ता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी, आपने एक लाइन पूछा, बोला। तीस्ता सीतलवाड़ मर नहीं रही थी, जेल 4 महीना काट के आई थी, 10 महीना, 2 दिन और जेल में रह लेती तो कोई आफत नहीं आ जाती देश में। लेकिन बंगाल में तो लोग मर रहे थे भाई। जिस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जिस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट को बैठाया गया है, उस डेमोक्रेसी में मतपत्र लूटे जा रहे थे, पेटियां पानी में बहाई जा रही थी। आपको बोलना चाहिए था ना साहब। सुओ मोटो। वैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। आप बोलते, आप कहते ना रिपोर्ट ले आओगे, क्या तमाशा बना रखा तुमने, तो साहब आप उस पर कुछ बोले नहीं। लेकिन आप उधर भारतनाट्यम देख रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के वकील वहीं से आपके साथ बैठ करके निकल रहे हैं, वो आकर के यहां पक्ष रख रहे हैं। भाई उस भारतनाट्यम के कार्यक्रम में तो दोनों पक्ष के वकील थे। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब पेश हुए थे, तो वो भी वहीं थे और आप भी वहीं थे। और आपने 2 जज की बेंच बनाई, वो फाइनल नहीं कर पाया, तो 3 जज की बनाया, वो भी फाइनल नहीं कर पाते, तो आप 5 की भी बना सकते। नहीं नहीं नहीं, जो 3 जजों की बनाई थी उसमें भी 2 एक तरफ थे, एक एक तरफ थे। हाँ, और जो 2 की बनाई थी उसमें मान लीजिए एक जज साहब कह देते कि छोड़ो मैं किसी तरफ नहीं हूं, तो तब 5 की बनती। कहने का मतलब है कि देखिए, आपने अच्छा किया खराब किया, न्याय किया, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि परसेप्शन क्रिएट हुआ कि जो पावरफुल है, जो पैसे वाला है, उसकी सुनवाई होगी, बेंच क्या कुछ भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को क्या पता नहीं कि इस देश में बार बार यह मसला उठता है कि एक आतंकी के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला था। आप पक्ष रखते हैं कि भारत का न्यायालय इतना अच्छा है कि आतंकवादी को भी बढ़िया हमें नहीं सुनना भाई, आतंकवादी को कैसे सुनना, आतंकवादी को तो भारत की न्यायपालिका ही नहीं तो उसको फांसी दिया था, भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था, मनमोहन सिंह ने तो फांसी नहीं दिया था। फांसी कौन देता? न्यायपालिका ही देता। उस फांसी के रिव्यू में ही न्यायपालिका रात के 12 बजे खुलता हो भी आतंकी के लिए, क्यों? तब सवाल पैदा होता है। सवाल ऐसे नहीं, लोग पागल नहीं है कि ऐसे सवाल पैदा करते हैं, अपने मन से पैदा करते हैं, हमें दुश्मनी है सुप्रीम कोर्ट से, हमारा ये सुप्रीम कोर्ट दूसरे थोड़ी ना है। लेकिन अगर इस तरीके के कृत्य होंगे तो इस देश का नागरिक, इस देश का आम नागरिक सवाल उठाएगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में क्या करेंगे? पूरा देश को ले जेल में भर देंगे आप? भर दीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है ना। हम भी तो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करे, सिर्फ एक जिज्ञासा के चलते पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा परसेप्शन क्यों बन रहा है, क्यों लोगों को लगा कि तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी अलग ट्रीटमेंट मिली। ये सवाल लोग पूछते हैं, और जब लोग हमसे पूछते हैं तो हमें फिर उस पर बैठकर एक कार्यक्रम करना पड़ता है उनको बताने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है। लेकिन अविनाश जी, चलिए देखते हैं, अब शुरुआत हो गई है, सुनवाई रोज होगी, अब देखने को मिलेगा कि क्या क्या रोज होता है, किस तरह की टीका टिप्पणियां होती हैं, क्योंकि तमाशा तो अब होगा ही होगा। वो सब लोग जो पहले से ही इससे नाराज बैठे हुए थे, मुंह सुजाकर बैठे हुए थे, पाकिस्तान जिसको लगता था कि पता नहीं भारत ने क्या कर दिया, उन सब मसला वही है, उनको तो बोलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, और हम खुद ये मौका दे रहे हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल मसला है, इस पे जो चीजें थी आपको पिटीशन खारिज करने दें, कह दिए कि ये कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप सुलझाने को है तो मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि 7 राज्यों में हमारे यहाँ सीमा विवाद चल रहा है, मिलावट सुलझा दीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तो हम मान जाएंगे। आप इंटरनेशनल मसला कहाँ सुलझाने जा रहे हैं भाई? नेशनली सुलझा लीजिए। तो चलिए, इस विषय पर जो आपने विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी अविनाश जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है वो इतना बड़ा इंटरनेशनल दोबारा ना बन जाए कि और बवाल मचे, लेकिन इस मसले को छोड़ा भी जा सकता था राष्ट्रहित में देखते हुए। ठीक बात।